नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के? देखिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं कहानी से। कहानी क्या है, एक चहल नाम का एक व्यक्ति है, जिसे चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है? चहल से बोला जाता है, "हाँ भाई, ये बताओ कि सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखी, बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि तुमने चोरी करी है, बताओ अपना आप इल्ज़ाम कबूल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो?" तो चहल कहता है, "भैया मैं नहीं करूँगा।" तो उसे पता चला, बंद कर दिया, लॉकअप में ले गए, कोई बात नहीं। फिर वहीं पे उन्हें दरोगा साहब मिलते हैं, एक कोतवाल साहब मिलते हैं, हाँ, कांस्टेबल मिलते हैं। वो कहते हैं, बेटा बात सुनो, इधर आओ, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो नहीं हो? कह रहे, हाँ साहब हमने पढ़ा है, लॉ पढ़ा है हमने। बोले, अच्छा लॉ पढ़ा है, एक बात बताओ, प्ली बार्गेनिंग नाम की चीज़ जानते हो? सौदा विभाग नाम की कोई चीज़ होती है? तो बोला, नहीं ये तो नहीं पढ़ा। तो बोले, बेटा तुमने नहीं पढ़ा, तुमने डिग्री खरीदी है, यानी मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। देखो, अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लेते हो तो कोर्ट तुमको हो सकता है कम पनिशमेंट दे दे। अब उसके फायदे क्या होंगे? देखो, अगर चोरी की बात की जाए तो चोरी के अपराध के लिए सजा कितनी है? 3 साल तक की सजा है। कितनी? 3 साल तक की सजा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर ट्रायल करा गया तो ट्रायल कितने समय में कंप्लीट हो, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर सकते हो तो हो सकता है कोर्ट आपको थोड़े बहुत दिन की सजा देके और फिर आपको बरी कर दे, क्योंकि जाने तो आप वाले ही हो जेल के अंदर, ठीक है? तो अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट का ओरिजिन होता है जिसे हम कहते हैं प्ली बार्गेनिंग, सौदा विभाग, ठीक है? पहले ये सीआरपीसी में था, अब ये बीएनएसएस में आ गया है, ठीक है? देखते हैं जरा क्या है, थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखो, अगर ओरिजिन की बात की जाए या ओरिजिन से पहले बात की जाए तो ये जो एक तरीका है ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस का है, यानी कि अपराधी को मौका देना रिफॉर्म होने का। इसके बाद ओरिजिन की बात की जाए तो 19th सेंचुरी में इसकी ओरिजिन मानी जाती है। केस था बॉल्डन किचर का वर्सेस हाइन का, 1978 का। ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। इन्होंने बोला था कि भाई, नो एलिमेंट ऑफ पनिशमेंट और रिटेलिएशन सो लॉन्ग एज एक्यूज्ड इन फ्री टू एक्सेप्ट प्रोसिक्यूशन ऑफर। ये रिजेक्ट एडिशनल हो गया, इसे हटा दीजिए, एक्सेप्ट। कह रहे हैं जब आपका ऑफेंडर एक्सेप्ट कर रहा है अपनी बात और वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है, रिटेलिएशन, तो क्या मतलब है वहां पे रिटेलिएशन का? तो उसकी बात आपको सुनी जानी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए। इसी के बाद एक क्लान ट्रिम्बक कोठुला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 का केस है अपने इंडिया का। यहाँ इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड करा गया, क्लियर। उसी के साथ साथ एक केस और था कसमा भाई का, ये भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बात बढ़ती है कहाँ? 12th लॉ कमीशन पर, जिसकी 142वीं रिपोर्ट 1991 में आई थी। देखिए, यहां इन्होंने बोला था इस रिपोर्ट के अंदर कि जो ऑन कंसेशनल ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर स्टेटेड दैट, क्या आपका इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। मस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेशनल ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर। कंसेशन का मतलब क्या है? कम सजा देकर उनका ट्रीटमेंट। हु ऑन देयर ओन इनिशिएटिव, और ऐसे लोगों की सजा कम कर उनका ट्रीटमेंट करना। देखिए, ट्रीटमेंट शब्द यहाँ क्यों यूज हो रहा है? देखिए, सजा का प्रावधान जो है हमारे यहाँ कानून में, सजा किसी को दो पर्पज से दी जाती है। पहला पर्पज होता है किसी व्यक्ति को पनिश करना जो भी उसने किया, लेकिन उसके साथ साथ हमें केवल पनिश नहीं करना है, हमें उसको रिफॉर्म भी करना है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि अपराधी से घृणा मत करो, अपराध से करो, ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो लेकिन ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट जो इच्छुक है, ऑन देयर ओन इनिशिएटिव, जो चूज कर रहा है गिल्टी प्लीड करना प्ली बार्गेनिंग के बदले। तो इसमें रिपोर्ट में ये थोड़ा सा बताया गया था कि भाई ऐसा होना चाहिए हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या है? तो अगर ऑब्जेक्ट की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आपका इनेबल अंडर ट्रायल क्या प्रिजनर्स टू ऑब्टेन स्पीडी ट्रायल। ये टी गलत टाइप हो गया है। तो क्या कह रहा है, क्या करना है? जो अंडर ट्रायल आपके प्रिजनर हैं उनका स्पीडी ट्रायल कराना, क्योंकि ट्रायल में ही समय लगता है। पता चला 3 साल की सजा है, 4 साल से वो अंदर ही पड़ा है। हुस्नारा खातून का आपने केस सुना ही होगा, स्टेट ऑफ बिहार का। हाँ, दूसरा इसका पर्पस क्या है? सेव लिटिगेशन कॉस्ट। देखिए, अब जब कार्रवाई होती है तो वकील भी हायर किया जाता है, उनकी भी फीस होती है, लिटिगेशन पूरी कॉस्ट आती है। पता चला 20,000 की चोरी करी और 50,000 लग गए लिटिगेशन में और 3 साल की सजा हो गई, वो ट्रायल के बाद वो अलग। इसके बाद रिड्यूस बैक ब्रेकिंग बर्डन ऑन द कोर्ट केसेस। कोर्ट के जो केसेस होते हैं, इतने केसेस पेंडिंग है, उनमें भी कमी आएगी तो फायदा ही है कोर्ट को। तो रिड्यूस कंजेशन ऑन जेल। जेल में कंजेशन, अब रखोगे काम उसको, जब तक ट्रायल चलेगा जेल में ही तो रखोगे। पुलिस कस्टडी में भी कब तक रख लोगे? जेल में ही जाएगा इन दी एंड। उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये हो रहा है कि पता चला और वो ऑफेंडर के साथ मिल गया तो और चोरी कर, पता चला पहले तो उसे केवल जेब काटना आता था, अब तो पता नहीं क्या क्या काट के वो निकालेगा पैसे, समझे? नए तरीके सीख गया। तो भाई इसी सब चीज को ध्यान रखते हुए फिर क्या, इसके बाद इसी सीरीज में हमारे जस्टिस वी एस मलिमत, जो कि फॉर्मर हाई कोर्ट
के क्या हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, कहा हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका के। इनकी एक रिपोर्ट आई थी 2003 के अंदर, इन्होंने रिकमेंड करा था कि प्ली बार्गेनिंग को एज अ एमिकेबल सॉल्यूशन फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। क्लियर। अब सवाल ये है कि भाई ये किस पे अप्लाई होता है, प्ली बार्गेनिंग किस पे अप्लाई होती है, किस व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाना चाहिए या किसको नहीं। तो किस पर अप्लाई होती है, पहला सवाल तो एक ऐसा ऑफेंडर जिसके खिलाफ जो है रिपोर्ट फॉरवर्ड हो चुकी है 193 में, यानी चार्जशीट आपकी फाइनल रिपोर्ट जो होती है, या ऐसी स्टेज जहां पे मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया किसी कंप्लेंट पर। ये दो टाइप से जब प्रोसीडिंग चल रही है, इस स्टेजेस के अंदर हम किसी को क्या प्ली बार्गेनिंग के लिए एलिजिबल मानते हैं यहां पर। लेकिन इन एलिजिबल कौन है, एक ऐसा ऑफेंडर ना हो, ऑफेंडर ऐसा ना हो जिसने कैसा अपराध करा है, एक ऐसा अपराध करा है जिसमें डेथ, लाइफ इंप्रीजनमेंट या इंप्रीजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, सही है, 7 साल से अधिक की सजा से दंडनीय अपराध ना करा हो, मृत्युदंड से आजीवन कारावास से। यहाँ पे भी सेम है यही कैटेगरी। लेकिन इसके साथ एडिशनल क्या है कि वो व्यक्ति और इनएलिजिबल है जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस करके आया है। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होते हैं, जैसे हवाला ट्रांजैक्शन हो गया आपका, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, जैसे बैंक फ्रॉड्स हो गए, ऐसे ऑफेंडर को हम यहाँ पे माफी नहीं देंगे, ठीक है। या फिर उन्होंने वुमेन के विरुद्ध अपराध करे हैं या चाइल्ड के, तो ऐसे लोग तो इनएलिजिबल हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए इस स्टेज पर, तो इस स्टेज पर हम तब प्ली बार्गेनिंग दे सकते हैं जब उसका आफ्टर एग्जामिनेशन हो जाए कंप्लेनेंट का, और किसका, कंप्लेनेंट का और विटनेस का 223 के अंदर, और इश्यू ऑफ प्रोसेस हो जाए 227 में। इसके बाद हम एप्लीकेशन लगाते हैं, और एप्लीकेशन कब लगती है, एप्लीकेशन लगती है चार्जेस फ्रेम होने से कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में। कह रहा है एप्लीकेशन लगाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन द कोर्ट इन विच द ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर द ट्रायल। 30 दिनों के अंदर आपको क्या लगानी है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लगाने के बाद क्या होता है, कोर्ट जो है जब वंस एप्लीकेशन रिसीव, जब एक बार एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो नोटिस भेजता है कोर्ट। किस किस को नोटिस भेजता है, तो देखिए दो पार्टियों को। पहला, एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जगह फिर या फिर कंप्लेनेंट को, और दूसरी तरफ एक्यूज्ड को। और क्यों भेजेगा भाई नोटिस, अपीयर होने के लिए भेजेगा। तो यहाँ पे जब पार्टी अपीयर होगी तो इन्हें एग्जामिन करेगा कोर्ट कैमरा में, प्लस सेटिस्फाई करेगा स्वयं को। किस बात से सेटिस्फाई करेगा, कि जो हमारी एप्लीकेशन लगाई गई है ऑफेंडर के द्वारा, ये स्वेच्छा है या स्वेच्छा नहीं है। अगर एप्लीकेशन स्वेच्छा लगाई गई है, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई है, तो कोर्ट मैक्सिमम 60 दिन प्रोवाइड करेगा ऑफेंडर को कि आप जाइए और सामने वाली पार्टी के साथ एमएसडी इनिशिएट कीजिए। एमएसडी का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं है हमारे, इसका मतलब है म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, यानी आपसी बैठ के तालमेल से आप सौदा विभाग करके लाइटर पनिशमेंट अवॉइड करा लीजिए, तय कर लीजिए, जिसके बदले क्या है, आप अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। अच्छा, अगर कोर्ट को लगता है ये एप्लीकेशन वॉलंटरीली नहीं है, नॉन वॉलंटरीली है, या फिर जो ऑफेंडर है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, तो कोर्ट यहाँ पे एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और एक बार जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आपको प्रोसीड करना पड़ेगा उसी स्टेज से जिस स्टेज से यहाँ पे एप्लीकेशन लगी थी। बात क्लियर है इतनी, बताइए। अब एक बात इसमें क्या है, जैसे ये जो अपना ऑफेंडर होता है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपना क्या जुर्म कबूल करता है। अब बाद में पता चला कि सौदा विभाग सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन उसने क्या एडमिट तो कर लिए अपने चार्जेस, तो क्या इस एडमिशन को हम कहीं और, कन्फेशन को कहीं और यूज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सेक्शन 299 बताता है कि इस कार्यवाही के दौरान स्वीकार की गई कोई भी बात किसी और जुडिशियल स्टेज पर क्या एडमिट या रेलिवेंट या यूज में नहीं लाई जाएगी। क्लियर। तो ये था प्ली बार्गेनिंग का टॉपिक इन शॉर्ट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।